घर में चारपाई पर बहू की अमीर माँ और पिता बैठे हैं और बहू मिट्टी के बर्तन में अपने माँ पिता के लिए चाय लेकर आती है। माँ पापा चाय पीजिए। बेटा मैं नहीं जानती कि तेरा ससुराल मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब है। क्या ये दिन देखने के लिए तूने हमसे बगावत की थी? अरे तेरे घर में तो साधारण से बर्तन तक नहीं है। आशा अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पुराने कुछ दिन याद करती है जहाँ वो अपनी माँ को एक साधारण से बर्तन में खाना खाता देख उससे कहती है, क्या माँ इस बर्तन को 3 साल हो गए और आज भी आप इसी बर्तन में खाना खा रही हो? अब तो इस बर्तन को बदल दो। अच्छा, क्योंकि सिर्फ इस बर्तन को 3 साल हो गए इसलिए इसे बदल दूं। तेरा बस चले तो तू मुझे भी बदल दे। ये बोलकर कि माँ पुरानी हो गई है। पुराने दिनों को सोच आशा हंसने लगती है और तभी उसके सामने उसकी बेटी गरीबी की हालत में खड़ी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक इतनी अमीर घर की लड़की आज अपने इतने गरीब परिवार में है और अपने माता पिता को मिट्टी के बर्तन में चाय दे रही है? देखने से पिता और माँ काफी अमीर लग रहे हैं। आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी में। आ गई मेरी बच्ची, तेरे सारे दोस्त कल ही घर आ गए। तू कहाँ रह गई थी? तू भी तो अपने दोस्त के साथ ही गई थी बाहर घूमने। हाँ माँ, पर वो नया शहर मेरे लिए सच में बहुत नया था। आप जानती हैं मेरा फोन चोरी हो गया और मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई। पर एक तरुण नाम के अच्छे से लड़के ने मेरी मदद की। माँ वो बहुत अच्छा है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। आप प्लीज मेरी उससे शादी करवा दो। नेहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहाँ हम करोड़पति और कहाँ वो गरीब लड़का। उस घर में जाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। पर पापा अब हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं उसके घर में ही रही, उसने मुझे खाना दिया, शहर घुमाया और यहाँ पर भी उसी ने पहुँचाया। वो बहुत अच्छा है, मैं शादी करूंगी तो उसी से। अगर तुमने गरीब से शादी करी तो भूल जाना अपने माँ बाप को। अपने माता पिता के मना करने पर भी नेहा नहीं मानती और घर से भागकर तरुण से शादी कर लेती है। और तरुण के घर वाले नेहा को पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन दोनों के रिश्ते को अपना लेते हैं। और शादी के बाद जब पहली बार नेहा अपनी रसोई संभालने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी रसोई में आज भी मिट्टी का चूल्हा है। यहाँ तक कि सुमित्रा ने नमक मसाला चीनी चाय पत्ती का सारा सामान पन्नियों में बांध के रखा है और उसके गरीब ससुराल में मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। माँ जी ये सारे सामान तो काफी पुराने लगते हैं। हाँ बहू, ये सारे सामान बहुत पुराने हैं और तू तो जानती है हम गरीबों की हालत कैसी है। पर भाभी आप चिंता मत करो, ये सारे सामान अब भी ठीक है। आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा जलाती है। पर उससे मिट्टी का चूल्हा जल नहीं पाता और पूरे घर में धुआं हो जाता है। बहू तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। काजल तू चूल्हा जला दे और मैंने आटा लगाकर रख दिया है। हाँ भाभी आप रहने दो, रोटियां मैं बना लूंगी। सब्जी तो माँ ने बना ही दी थी और आप डरो मत, बहुत जल्द आप भी सब कुछ सीख लोगी। काजल अपनी भाभी को हटाकर खुद रोटी बनाने के लिए बैठ जाती है और नेहा देखती है कि उसके गरीब ससुराल वालों के पास एक चकला तक नहीं है और रोटियां काजल एक बड़ी थाल को पलटकर उसके ऊपर बना रही है और तवा न होने की वजह से कढ़ाई में रोटियां सेक रही है। मेरे ससुराल वाले कितने गरीब हैं। मेरे गरीब ससुराल वालों के पास तो रसोई में रखी जाने वाली जरूरत की चीज भी नहीं है। बहू जरा तुम वो कपड़ा तो पकड़ना, रोटी रखने वाला डिब्बा नहीं है ना, इसलिए हम कपड़े पर रोटी रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। उस दिन रसोई में बैठकर नेहा को पता चल जाता है कि उसका गरीब ससुराल कितना ज्यादा गरीब है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा अपने गरीब ससुराल के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है और देखते ही देखते वह भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन जब नेहा दाल बनाने के लिए कुकर रखती है तो कुकर का हैंडल टूट जाता है। माँ जी कुकर का हैंडल तो फिर से टूट गया। आखिर कब तक कुकर के हैंडल में हम रबर लगाकर काम चलाते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें एक कुकर ले लेना चाहिए। पर बहू अभी इतने पैसे नहीं है कि हम एक कुकर ला सके। तू जानती है ना आजकल सारी चीज कितनी महंगी हो गई है। तेरा पति डिलीवरी का काम करता है, दिन के 100-200 रुपए भी वो बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। माँ अगर घर में कुकर, गिलास या कोई भी रसोई की चीज जिसकी घर में बहुत ज्यादा जरूरत है वो आप ले आओ। नहीं भैया इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे भी पिछले 10 सालों से हम इन्हीं से काम कर रहे हैं और जैसे अब तक हमने समय काटा है वैसे ही हम आगे भी काम चला लेंगे। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए घर वाले तरुण के ऊपर कोई भी भार नहीं देना चाहते थे। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए नेहा के माता पिता आते हैं और नेहा अपने माता पिता को अपनी मिट्टी के बर्तनों में चाय पीने को देती है। ये सब देखकर आशा को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी बेटी को इस चीज के लिए सुनाना शुरू कर देते हैं। नेहा हम तो यहाँ तुझे माफ करने के लिए आए थे और तुझे देखने के लिए आए थे, पर मुझे लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। पर मुझे अफसोस है कि आज भी तेरी आंखें नहीं खुली। तुम लोग के घर में मेहमानों को चाय देने के लिए ग्लास तक नहीं है। कैसे रह रही है तू यहाँ? बेटा हम तेरे माता पिता हैं, हमने तुझे बड़े ही नाजुक से पाला है और तू यहाँ इतनी गरीबी झेल रही है। पर तू फिक्र मत कर, तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।
जब भी तुझे लगे कि तू अपने इस गरीब ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती तो हमारे पास आ जाना, हम तुझे माफ कर देंगे। पर तेरे इस गरीब ससुराल वालों को कभी नहीं अपनाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बेटी इतनी परेशानी झेल रही है। नेहा के माता पिता और ज्यादा नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और ये बात नेहा को बहुत बुरी लगती है। मेरे गरीब ससुराल की रसोई में जरूरत की चीज नहीं है, इसीलिए हर कोई आकर हमारा मजाक बना देता है। पर अब मैं अपने माँ बाप को दिखाऊंगी कि कैसे एक बहू अपने गरीब ससुराल में भी जरूरत की सारी चीज ला सकती है। इस रसोई में अब सारी चीज नहीं आएगी। भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? मैं देख रही हूँ जब से आपके माता पिता आपसे मिलकर गए हैं आप बहुत दुखी हैं। हाँ काजल, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे दुख का कारण हमारी रसोई है। हमारी रसोई में जरूरत की कोई चीज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारी रसोई में सारी नई चीज हो और वो मैं लाकर ही रहूंगी। काश कि मैं अपने शहर में होती। अगर मैं अपने शहर में होती तो मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से हैंड प्रिंटिंग का काम घर से लेकर करती। बस भाभी इतनी सी बात, भैया पोर्टर का काम करते हैं, इस बारे में तो आपको भैया से बात करनी चाहिए थी। काजल के कहने पर शाम को नेहा अपने पति से बात करती है और अगले दिन तरुण नेहा के साथ एक बड़ी सी कंपनी में जाता है जहां कुछ इंटरव्यू राउंड होते हैं और वह सभी राउंड में पास हो जाती है और उसे कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग का काम वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है और वो घर पर बैठकर कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग डिजाइन करने लगती है। काजल, मैं पोर्टर करने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो गया हो तो मुझे दे दो। तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारी कंपनी तक पहुंचा दूंगा। तरुण जी, सारे ऑर्डर तो पूरे नहीं हुए पर 10 में से 8 तो पूरे करती हैं। आप यही दे आओ और शाम को जल्दी आना। मैं सोच रही हूँ 1-2 कंपनी में और बात कर लूँ ताकि मुझे ऐसा फ्रीलांस भी काम मिल सके। बहू, तो हम गरीबों के लिए कितनी मेहनत कर रही है। माँ जी, ये मेहनत मैं अकेली तो नहीं कर रही, आप सभी हैं तो मेरे साथ। इतना बोलकर नेहा वो कपड़े जिस पर उसने अपने हाथों से हैंड प्रिंटिंग डिजाइन करी थी वह अपने पति को दे देती है और शाम को जब तरुण घर जल्दी आता है तो एक बार फिर दोनों पति पत्नी छोटी मोटी कंपनियों में जाते हैं और वहां पर फ्रीलांस काम लेकर घर आते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और 1-2 महीने बाद नेहा को उसकी पहली कमाई मिलती है। माँ जी, काजल, तरुण जी, ये देखिए मेरी सैलरी आ गई। तरुण जी, आप मेरे साथ अभी मार्केट चलिए, हम रसोई का सारा सामान लेकर आएंगे। बहू, तूने कर दिखाया जो हम 10 सालों से ना कर सके, वो तूने कुछ ही महीनों में कर दिया। माँ, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी रसोई के सामान देखकर ही खुश होना। चलो नेहा, रसोई का सारा सामान तुम्हारी पसंद से आएगा। अब तरुण और नेहा मार्केट जाते हैं और वहां से मिक्सी, सिलेंडर, चूल्हा, डिनर सेट, चकला, बेलन, नॉन स्टिक पैन, कुकर, माइक्रोवेव, फ्रिज जैसी रसोई में रखी जाने वाली सारी जरूरत की चीज ट्रक में भर कर लाती है, जहां वह 10 मजदूरों को पैसे देती है और सभी लोग एक एक करके ट्रक से सामान उतार कर घर में रख रहे होते हैं। भैया जी, फ्रिज आप घर में ही रख दो, रसोई में ज्यादा जगह नहीं है। बहू, इतना सारा सामान, लगता है तूने सारे पैसे रसोई के सामान में ही खर्च कर दिए। हाँ माँ जी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत भी तो हमें इसी की थी। भैया आराम से सारा सामान लेकर आना, कुछ भी चीज टूटना नहीं चाहिए। अब मैं आज ही अपनी माँ को बुलाऊंगी और उन्हें उन्हीं की तरह महंगे बर्तनों में खाने को दूंगी, तब उन्हें एहसास होगा कि मेरा ससुराल इतना भी गरीब नहीं कि वह उनको अच्छे बर्तनों में खाने को ना दे सके। इस तरह लाइन से सभी नौकर एक एक करके रसोई में सारा सामान नेहा के अकॉर्डिंग रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन नेहा अपने माता पिता को घर बुलाती है, जहां अपनी बेटी की रसोई देखकर माँ बाप भी खुश हो जाते और इसी तरह एक अमीर बहू अपने गरीब ससुराल की रसोई का सारा सामान एक साथ खरीद कर लाती है। अरे ये क्या चलता फिरता ट्रॉली घर, कहीं मेरी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हुआ? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग एक ट्रॉली घर के अंदर रह रहे हैं, वो भी इतने आराम से। माँ, वो देखो, वो सारे लोग हमें कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। बेटा, हम ट्रॉली घर के अंदर है ना, इसलिए वो सब हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। तुम उन लोगों को छोड़ो और खाना खा लो। गरीब से गरीब इंसान के पास भी तिरपाल या घास फूस की अपनी झोपड़ी होती है, लेकिन इस परिवार के पास क्यों घर नहीं था? ट्रॉली वाला घर ट्रैक्टर होते हुए भी ये लोग क्यों बेघर थे और ऐसे क्या कारण था जो उन्हें इस ट्रॉली में ही अपना घर बसाना पड़ा? इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे, अब दोनों भाई ट्रक ही चलाती रहोगे या आकर खाना भी खाओगे? आज हमने आपके लिए गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई है। दोनों भाई ट्रक से उतरते हैं और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए खेत में लगे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। आंचल और पूनम अपने अपने पतियों को खाना परोसती है। आज का सरसों का साग तो काफी बढ़िया बना है, मजा आ गया खाकर। रात को भी मुझे यही सरसों का साग दे देना खाने में। मैं भी यही खा लूंगा, बस गर्मा गर्म चूल्हे की सिकी हुई मक्के की रोटियां बना देना। वो तो ठीक है जी, लेकिन आप लोगों के घर के लोन के बारे में कुछ सोचा है? अभी तक ट्रक का लोन तो आप लोगों ने चुका दिया, लेकिन घर का अभी आधा लोन रह रहा है। तुम दोनों फिक्र क्यों करती हो? हम लोगों ने खेती से काफी सारे पैसे जोड़कर रखे हुए हैं, बस अगले हफ्ते उन्हें ले जाकर बैंकर को दे देंगे और फिर हमारा घर का लोन भी खत्म हो जाएगा।
जतिन और अमन ये दोनों भाई खेती कर करके धीरे धीरे थोड़े पैसे जोड़कर एक घर और ट्रैक्टर लेते हैं और कुछ महीनों में ट्रैक्टर का लोन चुका देते हैं। घर का भी इन लोगों ने लगभग आधा चुका दिया था। आधे बचे घर के लोन के पैसे दोनों भाई संभाल कर अलमारी में रख देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। और आज दोनों भाई बैंक वालों को पैसे देने के लिए जैसे ही अलमारी से पैसे निकालते हैं तो देखते हैं कि अलमारी में 1 रुपया भी नहीं है। हे भगवान, हमने तो पैसे यहीं रखे थे, पैसे कहाँ गए पूनम? जल्दी चल इधर आओ। जतिन और अमन की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आते हैं। जतिन और अमन उन्हें पैसे न मिलने की बात बताते हैं। मैंने भी 2 दिन पहले पैसे यहीं अलमारी में देखे थे, ये अचानक पैसे कहाँ चले गए? तुमने तो कहीं पैसे इधर उधर नहीं रख दिए? लेकिन कल शाम को जब मैं कपड़े रखने के लिए कमरे में आई थी तो मैंने देखा था कि हमारे कमरे की खिड़की खुली है और अलमारी का लॉक भी खुला हुआ है। कहीं किसी ने हमारे पैसे तो चोरी नहीं कर लिए? सभी लोग मिलकर पूरे घर में पैसे ढूंढते हैं लेकिन किसी को भी पैसे नहीं मिलते और सब समझ जाते हैं कि किसी ने उनके पैसे चोरी कर लिए हैं। 2 दिन बाद बैंक वाले अपने लोन के पैसे लेने के लिए उनके घर आते हैं। देखिए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल हम लोग घर को सील कर रहे हैं। आपको 2 महीने का वक्त किया जा रहा है। अगर आपने 2 महीने के अंदर लोन के पैसे नहीं चुकाए तो आपका घर बैंक के अंडर आ जाएगा। बैंक वाला घर सील करके उस पर ताला लगा देता है और अब पूरा परिवार घर होते हुए भी बेघर हो जाता है। सभी खेत में जाकर बैठ जाते हैं। अब हम क्या करें? क्या हम इस खेत को नहीं बेच सकते? खेत बेचने के बाद आप लोग कुछ और काम देख लेना, कम से कम हमारे सर पर छत तो वापस आ जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर हम हमारा खेत और ट्रैक्टर भी बेच देंगे तो भी लोन के आधे पैसे नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। हमें कुछ और करना होगा, लेकिन क्या करें? पूरा परिवार दिन में तो धूप में आराम से खेत में बैठ जाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने को आती है तो अब ठंड काफी बढ़ने लगी थी। बहुत डर लग रही है। हम लोग इस तरह घर के बाहर क्यों बैठे हैं? मुझे घर के अंदर जाने दो ना, मुझे सोना है। अब ये घर हमारा रहकर भी हमारा नहीं है। ठंड काफी बढ़ चुकी है, हम कहाँ जाएं? इतने पैसे भी नहीं है कि किराए का घर भी ले सके। एक काम करते हैं, अभी हम लोग ट्रैक्टर में चलते हैं। पीछे जो ट्रॉली है उसमें ही सब लोग रात गुजार लेंगे, कल का कल देखेंगे। सभी लोग एक एक कर ट्रॉली में जाकर चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं और ऊपर से एक तिरपाल लगा देते हैं जिससे उन्हें ज्यादा ठंड नहीं लगती। और अब सब उस ट्रॉली में आराम से सो जाते हैं। 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन कहीं पर भी उन्हें रहने का कोई सहारा नहीं मिलता। पूनम, मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग इस ट्रॉली को ही अपना घर बना लेते हैं। ट्रॉली में अच्छी खासी जगह है और हमने ऊपर से तिरपाल भी लगा दिया है, तो ज्यादा ठंडी हवाएं और रोज हमारी ट्रॉली के अंदर नहीं आ पाती है। थोड़ा बहुत जरूरत का सामान भी हम इसमें लाकर रख लेंगे और चूल्हा तो हम यहीं एक पेड़ के नीचे बना लेंगे। सही कह रही हो आंचल, अब तो इसी ट्रॉली को हमें अपना ट्रॉली घर बनाकर रहना होगा जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। कहीं पर भी घर का इंतजाम न होने के कारण अब वो दोनों बहुएं उस मामूली ट्रॉली को ही अपना ट्रॉली घर बना लेते हैं। आज दोनों भाइयों को किसी काम से अपने ट्रैक्टर के साथ कहीं जाना था, इसलिए अब पूरा परिवार ही उस ट्रॉली घर में सफर करते हुए रोड पर चलता है। इस तरह पूरे परिवार को ट्रॉली घर में रहता देख रास्ते में चल रहे लोग काफी हैरान होते हैं और तरह तरह की बातें भी बनाने लगते हैं। आजकल लोगों को रहने के लिए जमीन कम पड़ गई है क्या, जो आप लोग इस तरह ट्रैक्टर वाली ट्रॉली में रह रहे हैं? इन लोगों को देखकर तो मुझे सर्कस की याद आ गई। रास्ते में चल रहे लोगों की ऐसी बातें सुनकर उस परिवार को अजीब तो लगता है, लेकिन आप किस्मत के हारे वो परिवार कहीं क्या ही कर सकता था। थोड़ी दूर चलने पर अचानक आंचल की नजर सड़क किनारे खड़े एक फूड वैन पर जाती है जो चलते हुए लोगों को अपने फूड वैन में बिठाकर खाना खिला रहे थे। उनकी कमाई भी काफी अच्छी खासी हो रही थी। इसे देख आंचल को एक तरकीब सूझती है। अरे पूनम, वो देखो, वो लोग किस तरह वो चलती हुई गाड़ी में लोगों को खाना खिला रहे हैं और कितने पैसे भी कमा रहे हैं। हमारे पास भी तो हमारा चलता फिरता ट्रॉली घर है, तो क्यों ना हम भी इसी तरह अपना काम शुरू करें? हमें भी तो कितना अच्छा खाना बनाना आता है। आंचल, क्या ये मुमकिन है? गाड़ी तो देखो कितनी सुंदर है। हमारे लिए ट्रॉली इससे कम सुंदर नहीं है। एक बार हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्या पता इससे हम 4 पैसे जोड़ सकें और 2 महीना के अंदर वापस अपना घर ला सकें। आंचल के कहने पर सभी लोग आंचल की बात मान जाते हैं। इसके बाद अब उनकी पति कबाड़ी की दुकान से उन्हें एक छोटा सा गैस स्टोव और लोगों से कुछ पैसे उधार मांगकर खाना बनाने का थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं। वहीं बहुएं अपने आस पड़ोस से 12 टेबल कुर्सियां भी मांग लेती हैं और अब पूनम और आंचल मिलकर ठंड में खाए जाने वाले पकवानों को बनाती हैं, जैसे सरसों का साग, मक्के की रोटी, मिक्स वेज, सब्जी, पुलाव। खाने की खुशबू से कई सारे लोग ट्रॉली घर की तरफ आते हैं। फूड वैन तो देखी थी, लेकिन ये आपकी ट्रॉली वैन क्या चीज है? क्या आप लोग इसी ट्रॉली पर खाने बनाकर बेचती हैं? खुशबू काफी बढ़िया आ रही है। ऐसा भी ट्रॉली बैग नहीं बल्कि हमारा ट्रॉली घर है और हाँ, अब से हम इसी में ही खाना बनाकर आप लोगों को खिलाएंगे। क्या आप हमारा खाना खाना चाहेंगे? खाने की इतनी अच्छी खुशबू आता देख कई सारे लोग उन दोनों बहुओं से ठंड में खाए जाने वाला देसी खाना लेकर जाते हैं और उन्हें खाते हैं, जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी आता है। अरे भाई, खुशबू के साथ साथ आपके पकवानों में तो काफी अच्छा स्वाद भी है। ऐसी मिक्स वेज तो मेरी माँ भी नहीं बनाई जैसी आपने बनाई है। अरे तुम मिक्स वेज की बात कर रहे हो? मुझे तो सारा का सारा खाना ही बहुत बढ़िया लगा है। सर्दियों में इतना अच्छा खाना मिलता देख अपने सभी कस्टमर काफी ज्यादा खुश होते हैं और पहले दिन ही दोनों बहुओं की अच्छी खासी कमाई हो जाती है।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पहले दिन ही हमने अपने ट्रॉली घर के चलते इतनी कमाई कर ली। पता है, आधे से ज्यादा लोग तो हमारे ट्रॉली घर को देखने के लिए आए थे। मुझे तो लग ही रहा था कि ये सब जरूर सफल रहेगा। चलो अब ये सब बंद करते हैं, रात हो गई है, कल से फिर इन सब की तैयारी करनी है। इसी तरह रोज अपने ट्रॉली घर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को खाना खिलाती हैं और कई लोग उन्हें सिर्फ उनके ट्रॉली घर को देखने के लिए उनके यहाँ खाने भी आते हैं। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ही दोनों बहुएं इतने पैसे जोड़ लेती हैं कि उन पैसों से वो बैंक वालों के सारे लोन को चुका देती हैं और अब पूरे परिवार पर दोबारा से घर आ जाता है। तुम दोनों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, वरना मुझे नहीं लगता था कि हम लोग अपने घर वापस आ सकते हैं। आप लोगों ने भी तो हमारा कितना साथ दिया है। आप लोगों की मदद के बगैर तो ये काम मुमकिन ही नहीं हो पाता। बहुएं दिन रात मेहनत करके जल्दी एक और नया ट्रैक्टर ले लेती हैं और अब फिर से एक बार दोनों बहुएं अपने पुराने ट्रैक्टर की ट्रॉली पर दोबारा से अपने खाने के काम को शुरू करती हैं और साथ ही साथ जब भी उनका मन करता तो वो अपने उसी ट्रॉली घर में भी रहते हैं।